गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। शुरुआत करी जाए। कल हम लोग अंतःस्रावी तंत्र के बारे में पढ़ रहे थे। अंतःस्रावी तंत्र हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। हम थोड़ा सा रिवीजन करा रहे हैं, या आप पहले वीडियो दूसरे वीडियो पे जा करके उसको रिवाइज कर सकते हैं। जैसे अंतःस्रावी तंत्र के अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा 3 प्रकार की ग्रंथियां होती हैं, एक अंतःस्रावी, एक बहिःस्रावी और एक होती है आपकी मिश्रित। इसमें अंतःस्रावी ग्रंथि जो होगी वो स्राव करेगी किसका? हार्मोन का। बहिःस्रावी ग्रंथि स्राव करेगी किसका? तो वो स्राव करेगी एंजाइम का। और मिश्रित ग्रंथि स्राव करती है दोनों का। ये हम लोग पढ़ चुके थे। इसके बाद हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा। इसका एग्जाम्पल हम लोगों ने पढ़ा पीयूष ग्रंथि। इसका दूसरा एग्जाम्पल हम लोगों ने पढ़ा थाइमस ग्रंथि। इसका तीसरा उदाहरण हम लोगों ने पढ़ा थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि। इसका चौथा उदाहरण हम लोगों ने पढ़ा जिसको कहा जाता है आपका अधिवृक्क या एड्रीनल ग्लैंड। ये हम लोग पढ़ चुके थे। इसके बाद एंजाइम के बारे में तो बहिःस्रावी ग्रंथियों के उदाहरण में हम लोगों ने पढ़ा, जैसे दुग्ध ग्रंथि, जैसे अश्रु ग्रंथि, जैसे स्वेद ग्रंथि। ये सारी चीजें हम लोग देख चुके थे। इसमें एक चीज और पूछी जाती है कि अश्रु ग्रंथि का नाम क्या है, या अश्रु का स्राव किस ग्रंथि से होता है। याद रखिएगा, इसका स्राव होता है लैक्रीमल ग्रंथि से, ये भी याद रखिएगा। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि मिश्रित ग्रंथि का उदाहरण क्या है। तो मिश्रित ग्रंथि का उदाहरण था अग्नाशय। और अग्नाशय के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि अग्नाशय दोनों गुण होते हैं। तो थोड़ा सा अग्नाशय के बारे में बता दें। अग्नाशय में ही एक दीपिकाएं पाई जाती हैं जिनको कहा जाता है लैंगरहैंस की दीपिकाएं। लैंगरहैंस की बीटा कोशिका से, लैंगरहैंस की बीटा कोशिका से आपका कौन सा एंजाइम स्रावित होता है। तो लैंगरहैंस की दीपिका से आपका एक हार्मोन स्रावित होता है जिसे कहा जाता है इंसुलिन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि इंसुलिन नियंत्रित करता है, तो इंसुलिन नियंत्रित करता है आपकी रक्त शर्करा। बाकी इसके बारे में और डिटेल से हम आगे बात करेंगे जब हम लोग पाचन तंत्र के बाद आगे बढ़ेंगे। तो जब वन लाइनर क्वेश्चन उठाएंगे तब हम इसके अग्नाशय के बारे में और डिटेल से आगे बात करेंगे। तो यहाँ तक आपका ये अंतःस्रावी तंत्र में आपको इतना याद रखना है। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है पाचन तंत्र। इसको नोट कर लीजिएगा। इसके बाद हम पाचन तंत्र शुरू करते हैं। अगली हेडिंग आपको डाल दीजिएगा पाचन तंत्र, या इंग्लिश में इसी को कहा जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम। अब हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा और इसके बारे में अब हम लोग आगे शुरुआत करते हैं। ये नया टॉपिक है और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, लगभग हर परीक्षा में इसके क्वेश्चन बनते हैं। हेडिंग डाल दीजिएगा जल्दी। चलिए शुरू करते हैं पाचन तंत्र के बारे में। सबसे पहली बात आती है कि पाचन तंत्र हमारे शरीर के लिए, या पाचन तंत्र हमारे मुख्य रूप से हमारे शरीर में कौन सा काम करता है। तो पाचन तंत्र का एक मुख्य कार्य होता है
जटिल अणुओं को सरल अणुओं में विभाजित करना। मानव में जो पाचन तंत्र पाया जाता है ये आपके जो भी जटिल अणु है। अब जटिल अणु की बात आती है तो जटिल अणु किसे कहा जाता है? जटिल अणु का मतलब यहाँ पर भोजन के जटिल अणुओं से। तो जो भोजन में जटिल अणु पाए जाते हैं वो जटिल अणुओं को ये पाचन की क्रिया सरल अणुओं में तोड़ देती है। लेकिन इन जटिल अणुओं को सरल अणुओं में तोड़ने के लिए मुख्य रूप से किसका प्रयोग होता है? तो उनको कहा जाता है एंजाइम। एंजाइम आपके भोजन के जटिल अणुओं को सरल अणुओं में तोड़ता है। अब अगली बात आती है कि जटिल अणुओं को सरल अणुओं में तोड़ा जाता है, तो ये जटिल अणु हैं कौन से? तो जटिल अणु की हम लोग बात कर लेते हैं। जटिल अणु हम लोग अभी डिटेल में और भी आगे पढ़ेंगे, जैसा कि हमने ऑफलाइन क्लासों में पढ़ा रखा है पहले से। फिर भी आपको पेड वाले कोर्स में, यानी कि जो पेड क्लासें आपकी चल रही है उसमें हम पूरा कोर्स कराएंगे बायो का, तो उसमें देखते हैं जटिल अणु किसे कहा जाता है। जैसे वसा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। तो वसा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन ये तीन प्रकार के हमारे जटिल अणु है जो सरल अणुओं में टूटते हैं एंजाइमों के माध्यम से। अब बात आती है कि इनको, यानी इन जटिल अणुओं को तोड़ने वाले एंजाइमों को मूल रूप से किस नाम से जाना जाता है? वैसे तो अलग अलग आप पढ़ोगे, जैसे कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख से शुरू होता है, इसको टाइलिन एंजाइम तोड़ता है। लेकिन अगर हम मूल रूप से पूछे कि किसी कॉमन रूप में कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने वाले एंजाइम का नाम क्या है, तो आप आंसर करना होगा आपको। तो इसको नोट कर लीजिएगा, फिर हम बताएं इन एंजाइमों को। जैसे वसा को कौन सा एंजाइम तोड़ेगा, इसका नाम। इसके बाद कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने वाले, इसका नाम। तो इनका कॉमनली नाम क्या होता है, तो इसको नोट करिएगा, फिर हम बताते हैं। देखिएगा, वसा को कहीं कहीं पर एक नाम और दे दिया जाता है, इसको लिपिड भी बोल देते हैं। लिपिड, इसे लिपिड भी कह दिया जाता है। तो वसा या लिपिड को, यानी इसके जो जटिल अणु होंगे इनको सरल अणुओं में तोड़ने वाले एंजाइम को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे कहा जाता है लाइपेज। इसके बाद कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने वाले एंजाइम को क्या कहा जाएगा? तो इसे कहा जाता है कार्बोहाइड्रेज। इसके बाद प्रोटीन को सरल अणुओं में तोड़ने वाले एंजाइम को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है प्रोटेज। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ें। अब देखिए, मानव के शरीर का जो पाचन तंत्र है इसका मुख्य कार्य क्या हो गया? जटिल अणुओं को सरल अणुओं में विभाजित करना, जिससे कि मानव शरीर में अवशोषण की क्रिया पूरी हो पाए। इनको तोड़ने वाले मुख्य रूप से पदार्थ कौन से होंगे? तो जटिल अणु को सरल अणु में तोड़ने वाले पदार्थों को क्या कहा जाएगा? तो इसे कहा जाएगा एंजाइम। इसके बाद अगली बात आती है कि एंजाइम कौन से किसको तोड़ेंगे? तो वसा को तोड़ेगा लाइपेज, कार्बोहाइड्रेट को कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को प्रोटीन। अगली बात एक आती है कि एंजाइम, कई बार क्वेश्चन पूछा गया, एंजाइम मूलतः क्या होते हैं? एंजाइम मूलतः क्या होते हैं? तो एंजाइम मूलतः प्रोटीन होते हैं।
एंजाइम मूलतः प्रोटीन होते हैं। ये लिखते जाइएगा क्वेश्चन, एंजाइम मूलतः प्रोटीन होते हैं। इसके बाद अगली बात आती है, अगर आपसे यही चीज प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पूछ लिया जाए, मान लीजिए मानव में पाचन तंत्र के हिसाब से तो आ जाता है कि जटिल अणु सरल अणु, नोट डाल के उसी जगह लिख लीजिएगा नीचे कि प्रकाश संश्लेषण, यानी नोट डाल के लिखिएगा जबकि प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण में सरल अणु जटिल अणु में परिवर्तित होते हैं, सरल अणु जटिल अणु में परिवर्तित होते हैं। ये याद रखिएगा, पाचन तंत्र में जटिल सरल में टूटता है, जबकि प्रकाश संश्लेषण में सरल जटिल में टूटता है, तो इसको भी नोट कर लीजिएगा। इसके बाद एक अगली बात आती है जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि यदि किसी मनुष्य द्वारा भोजन ग्रहण किया गया तो भोजन ग्रहण करने पर उसे कुल ग्रहण किए गए भोजन का कितना प्रतिशत ऊर्जा के रूप में प्राप्त होता है। तो कभी भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए तो याद रखिएगा, उसी जगह नोट डाल के एक पॉइंट और लिख लीजिएगा, मानव द्वारा ग्रहण किए गए भोजन का मात्र 10% ही ऊर्जा प्राप्त होती है, जबकि शेष 90% मल परित्याग में चला जाता है। इसको भी नोट कर लीजिएगा, फिर हम इसको रफ कर दें। ये कुछ बेसिक थे जो आपको मालूम होने चाहिए, तभी आपको कोई सब्जेक्ट बेहतर तरीके से समझ में आएगा। क्योंकि हम लोग ज़्यादातर करते क्या है कि सीधे सब्जेक्ट का वन लाइनर या सब्जेक्ट का क्वेश्चन लगाना शुरू कर देते हैं, लेकिन मूल चीज़ें छूट जाती है, जिससे क्वेश्चन कुछ दिन में भूलने लगता है। अब आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ और किया करिए, आप लोग जब भी वीडियो देखते हो तो वीडियो देखते समय आप लोग इसको लाइक जरूर कर दिया करो। हमने देखा कि आप लोग, पहली चीज़ तो हमने जब आपको पढ़ाया तो कुछ लोगों ने देखा तो, लेकिन उसे लाइक नहीं किया वीडियो को। आप लोग भले ही पेड क्लास में पढ़ रहे हो, लेकिन वीडियो को लाइक जरूर किया करो। और जो आपका इस समय लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, उसमें आपको ये जो ऑफलाइन क्लास यानी जो आप ऑनलाइन क्लास पेड क्लास ले रहे हो, इसका फ़ायदा उठा रहे हो। अब हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहे हैं जो आप लोगों ने अभी तक शायद नहीं पढ़ी होगी। चलिए आगे शुरू करते हैं। पाचन तंत्र के मुख्य रूप से दो भाग होते हैं। बहुत आराम से चलेंगे, आराम से नोट करते जाइएगा। पाचन तंत्र के मुख्य रूप से दो भाग होते हैं। पहला भाग आता है इसका, जिसे कहा जाता है आहार नाल, यानी आहार नाल के अंतर्गत एक प्रक्रिया आती है
दूसरा पाचक ग्रंथियां, ये इसका दूसरा पार्ट होता है, तो इसको भी नोट कर लीजिएगा। इसको इंग्लिश में कहा जाता है बक्कल कैविटी, सॉरी, इसको बोलते हैं आर्मा को एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल। तो पाचक ग्रंथियों के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे, तो शुरू करते हैं आहार नाल से। चलिए, आहार नाल की प्रक्रिया, यानी आहार नाल कहाँ से किसका प्रारंभ होता है, ये सबसे पहली प्रक्रिया है। आहार नाल का पहला भाग है जिसे कहा जाता है मुख, जिसे हम लोग मुख, गुहा या इसी को हम लोग बक्कल कैविटी के नाम से भी जानते हैं। तो इसको नोट करते जाइएगा, मुख गुहा पहला, जिसे हम लोग बक्कल कैविटी के नाम से जानते हैं। इसके बाद भोजन मुख गुहा में सबसे पहले आता है। मुख गुहा के बाद जब भोजन आगे बढ़ता है तो इसे कहा जाता है ग्रसनी, ग्रसनी, मुख गुहा या इसके बाद आगे ग्रसनी। इंग्लिश में अगर लिखना चाहते हैं आप लोग तो लिख लीजिएगा, इसे इसोफेगस कहा जाता है, ग्रसनी, इसे इसोफेगस कहा जाता है। इसके बाद अगला भाग आता है जिसे कहा जाता है, इसके बाद भोजन आएगा आमाशय। आमाशय को इंग्लिश में स्टमक कहा जाता है। तो सबसे ये आहार नाल के पार्ट है। सबसे पहला मुख हुआ, एक क्वेश्चन पूछा जाता है भोजन सबसे पहले कहाँ आता है, मुख में, इसको बोलते हैं मुख हुआ यानी बक्कल कैविटी। इसके बाद भोजन आएगा ग्रसनी में, इसके बाद भोजन आएगा आमाशय। चलो, इसके बाद भोजन आता है आपका छोटी आंत, छोटी आंत में। इसके बाद भोजन आता है आपका बड़ी आंत में। छोटी आंत को आप सब लोग जानते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, और इसको बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। तो इतना नोट कर लीजिएगा, अभी इसको मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। नोट कर लिया होगा। तो छोटी आंत, इसके बाद बड़ी आंत, और बड़ी आंत के बाद आपका गुदाद्वार के माध्यम से भोजन जो वेस्टेज है वो बाहर हो जाता है। अब जरा मैं इसको थोड़ा सा अभी फिगर से भी समझा देंगे, जैसे यहाँ पर बना लेते हैं। ये आपका ये जो भाग होगा इसको क्या कहा जाएगा, मुख हुआ। इसको क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाता है
ग्रसनी, देखिए मुख हुआ, इसके बाद ग्रसनी, इसके बाद ये भाग आता है आपका आमाशय। इसके बाद आगे की प्रक्रिया होती है, यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा इस तरीके से बना होता है। ये आपकी बड़ी आंत हो गई और इसी के अंदर यहीं से जुड़ा हुआ यहाँ से ये भाग जो आता है ये आपका छोटी आंत का भाग। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं, मुख गुहा। उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अभी आप लोग परेशान ना होइएगा, अभी जैसे कि आवाज़ की थोड़ी सी दिक्कत आ रही है वो भी आपकी 2-4 दिन में दूर हो जाएगी। हम प्रयास कर रहे हैं क्योंकि जो संसाधन हमारे पास थे हमने उसी में क्लास शुरू कर दी। अभी माइक आ जाएगा तो वो भी दूर हो जाएगा और कुछ समय बाद हम आपको इसी क्लास में आपको प्रोजेक्टर से भी पूरा प्रेजेंटेशन देंगे तो ये चीज़ें आपको और बेहतर समझ। तो यहाँ पर हम लोग आ गए थे, अब इसको जरा एक्सप्लेन करते हैं। मुख गुहा, सबसे पहला एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुख गुहा में भोजन को क्या कहा जाता है। बहुत ध्यान से क्वेश्चन सुनिएगा, ये वन लाइनर क्वेश्चन है जो कि हम लोगों को बहुत दिक्कत करते हैं। मुख गुहा में भोजन को क्या कहा जाता है। दूसरा एक क्वेश्चन बनता है, आमाशय में भोजन को क्या कहा जाता है। बहुत आराम से चलेंगे, परेशान ना होइएगा, बिल्कुल भी नोट करते जाइएगा। आप लोग दोनों क्वेश्चन अलग अलग नोट कर लीजिएगा। मुख गुहा में भोजन को क्या कहा जाता है और आमाशय में भोजन को क्या कहा जाता है, नोट करिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए मुख गुहा में भोजन को बोलस कहा जाता है। बोलस याद रखिएगा, मुख गुहा में भोजन को बोलस कहा जाता है। और आमाशय में भोजन को क्या कहा जाता है, तो आमाशय में भोजन को कहा जाता है क्राइन। नोट कर लीजिएगा, सॉरी यहाँ पर काइन कर लीजिएगा, काइन कहा जाता है, काइन। इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा जाता है, आहार नाल के किस भाग में पाचन की क्रिया नहीं होती, या आहार नाल का कौन सा भाग है जहां पर पाचन की क्रिया का कोई भी कार्य नहीं किया जाता। ये है आपका ग्रसनी। तो हम बोल दे रहे हैं, आप लिख लीजिएगा, ग्रसनी में भोजन के पाचन की कोई भी क्रिया नहीं होती। क्यों? क्योंकि जब भोजन मुख पे होता है तो इसका पाचन मुख में लार से होने लगता है। लार का काम होता है कि जो भी कार्बोहाइड्रेट से संबंधित तत्व हैं उसमें टाइलें उसे तोड़ने लग जाता है और इसके बाद भोजन में चिकनाहट पैदा कर दी जाती है, जिसके कारण ये ग्रसनी के माध्यम से सीधे आमाशय तक आसानी से पहुंच जाए। जैसे कि आपने देखा होगा, खाते खाते अचानक बहुत भूखे हो तो अचानक से ज्यादा खा लें तो खाते समय आपकी ग्रसनी में भोजन फंसने लगता है, जिसमें आपको पानी पीना पड़ता है। इसलिए लाल ग्रंथियां क्या करती हैं, कार्बोहाइड्रेट के अणुओं को तोड़ना यहीं से शुरू कर देती हैं, जिससे यहाँ पर भोजन में चिकनाहट हो जाए और ग्रसनी के माध्यम से वो सीधे आमाशय में पहुंच जाए। अगला क्वेश्चन क्या बनता है, अगला क्वेश्चन ये बनता है कि मुख गुहा के पश्चात भोजन सबसे पहले कहाँ पर पहुंचता है, तो भोजन सबसे पहले पहुंचता है आमाशय। नोट कर लीजिए।
अब देखिए आगे बढ़ते हैं। एक काफी इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे छोटी आंत। तो क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि छोटी आंत के कितने भाग होते हैं। तो याद रखिएगा, अभी एक्सप्लेनेशन में इनका ज्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन हम फिर भी एक्सप्लेन कर देंगे इनको। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, नोट कर लीजिएगा। ये नीचे का है इसलिए आपको दिखेगा नहीं, इसलिए हमने ऊपर लिख दिया। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, जिसमें पहला भाग है इसे कहा जाता है डिडेनम। दूसरा भाग है इसे कहा जाता है जुजेनम। और तीसरा भाग है इसे कहा जाता है इलियम। मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन कई बार पूछा गया। इलियम मानव शरीर में किस अंग का एक भाग है। ये आपकी छोटी आंत का एक भाग होता है इलियम, या इलियम को हम और किस नाम से जान सकते हैं, छोटी आंत। ये भी नोट कर लीजिएगा। 3 भाग है, पहला डिडेनम, दूसरा जुजेनम और तीसरा इलियम। इसके बाद बड़ी आंत के अगली बात आती है, बड़ी आंत के कितने भाग हैं। तो बड़ी आंत के भी 3 भाग होते हैं, जिसमें पहला, दूसरा और तीसरा। इसमें पहले भाग को कहा जाता है सीकम, दूसरे को कहा जाता है कोलम और तीसरे को कहा जाता है रेक्टम। अभी इनके काम भी समझाएंगे और क्या क्वेश्चन बनते हैं इनसे वो भी बताएंगे। अभी आप सिर्फ इतना नोट करिए कि इनके भाग कौन कौन से हैं और इन्हें किस नाम से जाना जाता है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है निम्न में से कौन सा भाग छोटी आंत का नहीं है, कौन सा भाग बड़ी आंत का नहीं है। तो इसको नोट कर लीजिए। इसको हटा दे रहे हैं। अब आपका शुरू करेंगे सबसे पहला मुख से। अब देखिए, भोजन का सबसे पहला भाग जो आता है, यानी भोजन सबसे पहले कहाँ पर आता है, तो मुख, यानी मुख गुहा पर। एक क्वेश्चन इसका पूछा जाता है कि भोजन का सर्वप्रथम प्रारंभ यानी पाचन का प्रारंभ कहाँ से होता है, तो मुख से। एक क्वेश्चन उसी जगह लिख लीजिएगा, भोजन पाचन की क्रिया प्रारंभ होती है मुख से। अब मुख से क्यों प्रारंभ होती है, क्योंकि अभी हमने बताया आपको टायरिन एंजाइम पाया जाता है, वो कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू कर देता है। लगभग 30% कार्बोहाइड्रेट आपका मुख में ही बच जाता है। इसलिए आपने देखा होगा एथलीटों को भी सबसे ज्यादा, यानी एथलीट कभी भी वर्कआउट करके आता है तो उसको कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन दिया जाता है। जैसे आपका ग्लूकोज है, ग्लूकोज के रूप में जैसे आपका केला है या उबला हुआ आलू है, ये सब कार्बोहाइड्रेट होते हैं। एक कार्बोहाइड्रेट पढ़ाते समय हमने आपको ये भी बताया कि जब भी किसी चीज में हल्की सी मिठास होगी, इसका मतलब क्या होगा कि उस पर कार्बोहाइड्रेट पाएगा। अब इसको आगे हम लोग पढ़ाते हैं। मुख में देखिए सबसे पहली बात आती है, और ये जो टायलिन एंजाइम निकलेगा ये किससे निकलेगा, तो ये निकलेगा लार।
अब बात आती है कि मानव के मुख में लाल ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है? चलिए बताइए, अगर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स पे तुरंत कमेंट बॉक्स पर टाइप करिएगा कि मानव में लाल ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है। जल्दी बताइए। देखिए हम बताते हैं, लाल ग्रंथियों की संख्या मानव में 3 होती है। 3 लाल ग्रंथियां पाई जाती हैं, यानी मानव में लाल ग्रंथियों की संख्या कुल कितनी है? 3। अब बात आएगी कि लाल ग्रंथियों की संख्या मानव के मुख पे 3 होती है, तो ये कहाँ पर होती है? इसमें आप ध्यान रखिएगा, जो जीभ है आपकी, जिसको जीवा भी बोलते हैं, जीभ के ऊपर एक लाल ग्रंथि होती है और नीचे 2 लाल ग्रंथियां पाई जाती हैं। इसको जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिएगा। मानव में लाल ग्रंथियों की संख्या 3, एक जीभ के ऊपर और 2 जीभ के नीचे। लाल ग्रंथि को इंग्लिश में बोलते हैं सैलिवरी ग्लैंड। नोट कर लीजिए। अब लाल ग्रंथि के बाद अगली बात आती है, मुख में और कौन सी इंपॉर्टेंट चीज है? तो मुख में अगली इंपॉर्टेंट चीज होती है दांत। दांत के बारे में सबसे पहली बात क्वेश्चन बनता है, वयस्क मनुष्य में औसतन कितने दांत पाए जाते हैं? सबको मालूम है कितने पाए जाते हैं? 32। इसके बाद एक क्वेश्चन बनता है कि बच्चों में दूध के दांत कितने होते हैं? इसके बाद अगला क्वेश्चन, मनुष्य में कितने दांत 2 बार निकलते हैं? ये सारे क्वेश्चन है, नोट करते जाइएगा। तो बच्चों में दूध के दांतों की संख्या होती है 20। मनुष्य में कितने दांत 2 बार निकलते हैं? तो इसका आंसर भी होगा 20। इसीलिए आप लोग शायद जानते भी हो कि जब आप हिंदी पढ़ते हो तो वहां पर एक द्विज शब्द का प्रयोग किया जाता है। द्विज का मतलब होता है जिसका जन्म 2 बार हुआ हो। तो दांत को भी द्विज कहा जाता है। दांत को द्विज इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसका जन्म, यानी इसमें इनका 20 दांतों का जन्म 2 बार होता है। इसके बाद क्वेश्चन बनता है कि मानव को दांतों के अंतर्गत किस प्रकार के दांत मानव में पाए जाते हैं? तो मानव को गर्ददंती भी कहा जाता है। गर्ददंती भी कहा जाता है। यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानव किस प्रकार का दंती है? तो वो गर्ददंती। नोट कर लीजिएगा। अच्छा, अगली बात आती है कि गर्ददंती कहते हैं। गर्ददंती का इंग्लिश मीन क्या होता है? इसको बोला जाता है हेट्रोडोंट। हेट्रोडोंट के नाम से भी जाना जाता है। हेट्रोडोंट क्यों कहा जाता है? क्योंकि मानव के जो दांत होते हैं ये दिखने और कार्य दोनों में अलग अलग होते हैं।
अगली बात आती है, नोट कर लिया होगा उम्मीद है सबने। अब नेक्स्ट बात ये आती है कि मानो में जो ये 20 दांत हैं और ये जो 32 दांत हैं, इन दोनों में कौन से दांत ऐसे हैं जो दोबारा नहीं निकलते, यानी सिर्फ एक बार निकलते हैं, और कौन से दांत हैं जो 2 बार निकलते हैं। तो आगे अभी हम आपको दंत सूत्र बताने वाले हैं, उसमें आप बहुत बेहतर तरीके से समझ लोगे कि कौन से दांत ऐसे हैं जो 2 बार निकलते हैं। तो चलिए, सबसे पहली बात तो यहाँ पर ये याद रखिएगा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बच्चों में दूध के दांत कितने वर्ष की आयु तक निकल आते हैं, तो ये 5 से 7 वर्ष की आयु तक 20 दांत 2 बार निकल आते हैं। यानी दूसरी बार एक बार गिर करके 2 बार आ जाते हैं। नोट कर लीजिएगा, इसे हटा दें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब मानव में सामान्यतया दांतों की संख्या कितनी होती है? 32, यानी 32। इसको हम लोग पढ़ेंगे कैसे? देखिए, 16 दांत ऊपर और 16 दांत नीचे, यानी 16 दांत ऊपर की ओर होंगे और 16 दांत नीचे की ओर होंगे। फिर इसको हम लोग किस तरीके से डिवाइड करेंगे? 20 से। 8 दांत इस ओर और 8 दांत इस ओर, 8 इधर और 8 इधर, यानी 8 दांत इधर आ जाएंगे और 8 दांत इधर, 8 इधर और 8। इसको हम बीच से डिवाइड करके इस तरीके से बताएंगे। आप लोग भी इस तरीके से फिगर बना लीजिएगा। कल हम इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे और यहाँ तक आप लोग बहुत बेहतर तरीके से देख कर पढ़ के आइएगा। ओके, जय हिंद, जय भारत।